नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर इतने बड़े मार्केट फॉलोइंग के बाद भी इंडिया के जो टॉप 5 मतलब प्राइवेट बैंक है उनमें से टॉप 4 कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन बता दीजिए। और क्या उसमें अगर कोई काम करना है तो आप इस टाइम में किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो चलो, आज मैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में मुझे जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखने को मिला उस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा बेस्ट स्ट्रेटेजीज मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो के अंदर वो स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बता दूं, आईसीआईसीआई बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। और देखा जाए तो इस बैंक का जो हालत है, इस बैंक का जो सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखा जाता है। क्योंकि देखिए, इस बैंक में मैं जब इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब 4 साल पहले, तब इसका प्राइस अराउंड, अगर मैं 5 साल पहले कोविड के पहले मैंने इस कंपनी के ऊपर काम किया, मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट हिसाब से काम किया, तब इसका प्राइस अराउंड अराउंड 270-80 रुपीज के आसपास में इन्वेस्टमेंट किया था। वो मेरा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है, तो उसको मैं बेचूंगा नहीं। मगर जब जब मुझे इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेडिंग पर्पस में कोई डेटा देखने को मिले, मतलब ट्रेडिंग पर्पस में कोई सिचुएशन देखने को मिले, चार्ट देखने को मिले, तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं करता हूँ। क्योंकि देखिए, मार्केट किसी भी परफॉर्मेंस करे, कभी ना कभी वो तो डिप होता ही है। तो यहाँ पे देखिए डिप हुआ, और बार बार जब डिप हुआ वो यहाँ पे एक मूविंग एवरेज के हिसाब से डिप हुआ। आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज को जब भी टच किया रिबाउंड किया, फिर से टच किया रिबाउंड किया, फिर से टच रिबाउंड किया, फिर से टच किया, मतलब यहाँ से रिबाउंड करने का यहाँ पे जरूर कोशिश करेगा। तो क्या इस टचिंग पॉइंट में मैं काम किया? बिल्कुल नहीं, मैं अलग स्ट्रेटेजी यूज किया, जिस स्ट्रेटेजीज के बारे में आज मैं आपको चर्चा करूंगा। उससे पहले देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका फंडामेंटल फाइनेंशियल के मैं डिटेल्स को चेक करता हूँ। क्योंकि देखिए, काम करना है तो सबसे पहले आपको कंपनी के बेस को जानना पड़ेगा, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को जानना पड़ेगा, तभी आपको काम करने का मजा आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो देखिए, कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी का वैल्यूएशन। अभी जो वैल्यूएशन मुझे ज्यादा देखने को मिला, फिर भी कंपनी के खुद के पी रेशियो सस्ता है। मैं सस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स का कंपनी डेटा देखूं तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम 17-18 में चल रहा है, और कंपनी के एवरेज लास्ट 5 ईयर्स में एवरेज है 20 के आसपास। मतलब कंपनी के खुद के वैल्यूएशन सस्ता ही देखने को मिले, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, मतलब दुगना से भी ज्यादा है। कोई बात नहीं, कंपनी के खुद के पी रेशियो सस्ता चल रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है क्वार्टरली रिजल्ट। तो इस बार भी कंपनी हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया, मतलब सेल्स नहीं होगा यहाँ पे, रेवेन्यूज होगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में रेवेन्यूज आते हैं, सेल्स नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता, यहाँ पे सारे सारे चीज सर्विसेज के हिसाब से दिया जाता है। तो एज ए रेवेन्यूज आएगा, तो रेवेन्यूज में कंपनी इस बार हाईएस्टली रेवेन्यूज जनरेट किया, जो क्वार्टर्स को भी बीट किया और साल को भी बीट किया। एक्सपेंस मिटाने के बाद जो प्रॉफिट है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत पॉइंट देखने को मिला। तो साल भर का तो बीट किया, मगर क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया। तो ये जो पॉइंट, इस पॉइंट के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट यहाँ पे फिगर आउट हुआ, और इस फिगर आउट के हिसाब से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन हुआ। और इसी करेक्शन का मजा और मतलब फायदा हम लोगों को उठाना चाहिए, मतलब मुझे उठाना चाहिए। आप उठाएंगे नहीं उठाएंगे वो आपके हाथ में है, क्योंकि देखिए पैसा आपका है। किसी का वीडियो देखकर आप ब्लाइंडली किसी कंपनी को बाय सेल कर रहा है, तो ये मेरे हिसाब से आप गलत कर रहा है। क्योंकि आपको चीजों को समझना होगा, आपको बैक टेस्टिंग करके देखना होगा क्या उस स्ट्रेटेजीज में कितना दाम है। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन तो है नहीं, तो मेरा काम है आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को समझाना, और आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो देखिए, कंपनी के साल भर के अगर डेटा देखो तो कंपनी में कोई भी सेल्स एंड प्रॉफिट में कोई भी डाउन नहीं है, ठीक ठाक ही है। 15% के ऊपर है तो ठीक ठाक है। मैं मानता हूँ कंपनी 3 साल में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया था, उस बेसिस में कंपनी का भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक वीकनेस पॉइंट तो है, क्योंकि देखिए ओवरऑल मार्केट में प्रेशराइज है। तो इकोनॉमिकली जब प्रेशर होता है, तब फाइनेंशियली जितने सारे बैंक्स होते हैं, जितने सारे फाइनेंस कंपनी होते हैं, उसमें भी थोड़ा सा प्रेशराइज आ ही जाता है। तो उस जगह को सामने रखते हुए देखा जाए तो कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस खराब टाइम में भी इतना शानदार हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, कंपनी में जब निफ्टी अराउंड 20% सॉरी 17% के आसपास सिर्फ क्रैश हो चुके हैं, तो उस टाइम में भी बैंक जैसे सेक्टर, इतने बड़े सेक्टर में बैंक जैसे कंपनी 15% के आसपास रिटर्न दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग मतलब यही सोच रहे थे कि मार्केट गिर तो रहा, मगर कोविड के जैसे क्रैश क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बैंक सेक्टर उसको स्टेबल रखा। क्योंकि मार्केट में जो दिग्गज प्लेयर है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तो ये सारे कंपनीज एक स्टेबल रखा है अभी तक निफ्टी को। अगर ये सारे कंपनीज गिरता तो मार्केट का हालत कुछ और भी देखने को मिलता।
तो कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर देखिए बैलेंस शीट में मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी हर साल खुद के मतलब जो डिपोजिट है उसको बढ़ाते चले जा रहा है, उसके साथ साथ कंपनी के जो रिजर्व है वो भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए डिपोजिट बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए अगर डिपोजिट ही नहीं बढ़ेगा तो बैंकिंग का हालत खराब हो जाएगा। बैंकिंग का पैसा कहाँ से आते हैं? सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, तो जिसको हम लोग कासा रेशियो कहते हैं। तो कासा रेशियो में करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में सबसे कम इंटरेस्ट में बैंक को लोन पैसा मिल जाता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, उसके अगेंस्ट में बैंक क्या करते हैं, 3 से 4% हम लोगों को इंटरेस्ट देते हैं। तो इसका मतलब उसको वही पैसा वो दूसरों को देते हैं कि 10, 12, 13%, 14, 15% के हिसाब से, क्रेडिट कार्ड के लोन के हिसाब से 40% तक वो लोन इंटरेस्ट के हिसाब से चार्जेस करते हैं। तो सोचिए हम लोगों के पास से 3 से 4% से लिया और वो ही इंटरेस्ट वो मार्केट में 10, 12% से कमा रहा है, तो इसका फायदा हुआ ना। तो जितना कम इंटरेस्ट में उसको मार्केट से पैसा मिलेगा, तो उतना कम इंटरेस्ट में जितना पैसा मिलेगा उतना वो कमा पाएंगे। तो डिपॉजिट बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंस है, मगर जिस तरीके से पहले बढ़ रहा था आप देख सकते हैं 6,80,000 से लेकर सीधा सीधा 8 लाख, सीधा सीधा 9.5 लाख, और कोविड के बाद धीरे धीरे करके जो डिपॉजिट है वो कम होता देखने को मिले, परसेंटेज वाइज देखे तो कम होता देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा देखिए करीबन करीबन 10 लाख के आसपास, सॉरी 7 लाख के आसपास टोटल फिगर आउट था, जो पिछली बार, सॉरी 7 लाख नहीं, 1,10,000 से भी ज्यादा डिपॉजिट, यहाँ पे करोड़ का डिपॉजिट हुआ था। तो यहाँ पे लास्ट टाइम कितना हुआ, करीबन करीबन देखा जाए तो 10 अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 10 लाख के आसपास। तो 10 लाख के करोड़ का ज्यादा डिपॉजिट होना या थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी प्रेशराइज है। तो बाकी बैंक है और दिग्गज बैंक है, तो यहाँ पे कहने का जरूरत नहीं है। अगर कंपनी खराब होता तो इंस्टीट्यूशन कब का माल बेचकर भाग जाता, उल्टा यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने माल को ग्रिड के हिसाब से पकड़ के रखा, तो माल बेचने के लिए तैयार भी नहीं है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ, और मैं एज ए इन्वेस्टर भी हूँ, साथ ही साथ जब जब मुझे इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मिलता है तो मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ। तो मैं अभी इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रेड लिया वो चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो आपको और भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिस स्ट्रेटेजीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, वो है RSI स्ट्रेटेजी। ध्यान से समझना, मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पे समझाऊंगा। तो RSI का रूल्स क्या है, यहाँ पे जो नीचे वाला चार्ट दिख रहा है ये RSI का स्ट्रेटेजीज है, और यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है इस लाइन को कहा जाता है मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको हम लोग 200 डेज मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ। मतलब आपको इंडिकेटर में जाकर आपको सिंपल मूविंग एवरेज ऐड करना है, और आपको उसको सेटिंग करना है 200 डेज में। और RSI के रूल्स के हिसाब से RSI के ये जो बीच में है ये RSI लाइन है, और ऊपर वाला जो मतलब लाइंस है इसको 70 के हिसाब से देखा जाता है, और नीचे वाला लाइन को यहाँ पे 30 के हिसाब से देखा जाता है। मतलब RSI का लाइन जब भी नीचे, मतलब ध्यान से समझना, RSI का लाइन जब भी नीचे 30 को टच करता है और उस टाइम अगर कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो, तो वहां पे मेरा अपॉर्चुनिटी मिलता है, मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, और उसमें अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं हूँ अगर कंपनी कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव है। तो देखिए RSI फाइनली यहाँ पे मीट किया, और यहाँ पे मीट किया कहाँ से पता चलेगा, आप इस टोटली इस जगह पे माउस रखिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए 29 दिख रहा है, इसका मतलब 30 के नीचे आया। तो 30 के नीचे जब आया उस टाइम मैंने कैंडल को चेक किया, उस कैंडल ने क्लोजिंग भी नीचे दिया है 200 डेज मूविंग एवरेज का। तो मतलब यहाँ पे मेरा पॉजिटिव एंट्री बना, और RSI का लाइन जब ऊपर जाकर इस 80 को टच करेगा तब मेरा पोजीशन यहाँ पे क्लोजिंग में करूंगा। तो चाहे कितना भी रिटर्न मिले ना मिले, मैं स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता हूँ। तो मैं आपको बैक टेस्टिंग करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से RSI में कितना दाम है। देखिए मैंने जहां जहां पे काम किया उसका एक चार्ट मैंने पहले से ही बना के रखा हूँ। तो देखिए RSI यहाँ पे भी देखिए नीचे आया, 30 के नीचे आया, उस टाइम कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया। उसके बाद देखिए RSI जब 80 को टच किया तब यहाँ पे क्लोजिंग इस जगह पे हुआ। तो ओवरऑल कितना 39 डेज में कितना मिला, 9% के आसपास। तो कोई बात नहीं, छोटा परसेंटेज है मगर दिन भी कम लगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेम टू सेम RSI नीचे आया और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी कैंडल आया। उसके बाद देखिए RSI का जो लाइन है वो 80 को टच के इस जगह पे। तो फाइनली यहाँ से जो यहाँ पे फिगर आउट हुआ वो 98 डेज में करीबन 13%। देखिए लास्ट 3 मंथ में अगर 13% रिटर्न मिले तो बढ़िया बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि साल भर हम लोग 12% निफ्टी इंडेक्स में पैसा म्यूचुअल फंड में डालकर कमाते हैं, तो उस जगह पे 3 मंथ में 13% रिटर्न मिलना ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी बात देखिए यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम एक फिगर आउट देखने को मिला। यहाँ पे भी RSI ने एक पॉजिटिव एंटी पॉइंट्स देखने को मिले,
जहाँ पे फाइनली इस जगह पे टच हुआ और आरएसआई का फाइनली जब 80 को टच किया तब कहाँ पे मिला, बेसिकली इस कैंडल के ऊपर मिला। तो यहाँ पे टोटल अगर फिगर आउट को देखूं तो 80 पॉइंट से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो ओवरऑल देखिए 59 डेज में यहाँ पे भी 13% का गेन मिला। और उसी तरीके से अगर मैं पहले डेटा को देखूं, जो पहले डेटा का मतलब है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा मगर उतना खास रिटर्न यहाँ पे नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई ने फाइनली इस जगह से, इस कैंडल से लेकर यहाँ तक मैं देखूं तो ये फर्स्ट एंट्री था। फर्स्ट एंट्री में क्या हुआ, 8% का गेन मिला 137 डेज में, अराउंड 4 to 5 मंथ्स के आसपास। तो 5 मंथ में 8% का गेन मिला, कोई बात नहीं, कभी कभी छोटा रिटर्न भी यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं और भी आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए कॉन्फिडेंट तब आएगा जब आप बैक टेस्टिंग करके देखेंगे, चीजों को समझ के देखिए। देखिए कोविड को मैं छोड़ ही देता हूँ, कोविड के टाइम में इस तरीके से सिचुएशन में मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मार्केट पैनिक सिचुएशन में हो तो उससे पहले मैं एक बार बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ पे आरएसआई 30 के नीचे आया ही नहीं। यहाँ पे कैंडल तो नीचे आया मगर आरएसआई 30 के नीचे आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 30 के ऊपर क्लोजिंग हुआ था। तो इसका मतलब उस स्ट्रेटेजीज को मैं यूज नहीं करूंगा, यूज तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरा रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे देखिए यहाँ पे आरएसआई ने इस कैंडल के हिसाब से एक स्ट्रेटेजी क्रिएट किया और फाइनली टच हुआ किस जगह पे, इस जगह पे टच हुआ। तो ये एक टाइम पीरियड ज्यादा लग गया, तो कोई बात नहीं, फिर भी कितना परसेंटेज का कंपनी ने यहाँ पे जम दिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट से 6 से 6.5%, अराउंड 5 मंथ्स के आसपास। तो 5 मंथ में 6.5 से 7% के आसपास यहाँ पे गेन दिखा है। और यहाँ पे देखिए जबरदस्त कंपनी जाम दिखा है और एक मैसिव जाम है। मेरे लिए एक मैसिव जाम है। क्यों मैं मैसिव जाम बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ से एंट्री पॉइंट्स, फर्स्ट यहाँ से एंट्री पॉइंट्स मिल चुके थे और आरएसआई फाइनली 70 को टच के इस जगह पे, मतलब यहाँ से। तो जस्ट कितने दिनों में मिला, 22 दिनों में 16% का जाम दिखाया। तो ये होते हैं एक अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को आपको ढूंढना पड़ेगा, इसको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे कौन सा साल था, 2016, जब आईटी बबल्स का टाइम था, उस टाइम में क्रैश हुआ था। तो मैं जब भी कोई क्रैशिंग मोमेंटम है, कोई नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है सेक्टर के ऊपर, तब मैं काम नहीं करता हूँ। बाकी मैंने बैक टेस्टिंग करके दिखा दिया, आप बैक टेस्टिंग करके देखना और चीजों को समझ कर सीख कर काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।